देखो हम लोग अब तक पढ़ लिए, पहला एलिमेंट पढ़े प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा फैक्टर हम लोग पढ़ लिए कंसीडरेशन। अब आते हैं तीसरे फैक्टर के ऊपर, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है बिना किसी दबाव के। हम और आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, उसमें किसी पे भी कोई भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब विदाउट एनी प्रेशर। एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग, सेक्शन 13 बोलता है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग, मतलब हम लोग दोनों सेम बात पे एग्री करें, इसी को बोलते हैं फ्री कंसेंट। इसका ग्रीक वर्ड है कॉन्सेंसस एड आइडम। कॉन्सेंसस एड आइडम। 5 फैक्टर ऐसे दिए गए जो अगर हैं तो फ्री कंसेंट नहीं है। मतलब अगर इनमें से कोई भी बात अगर है अपने एग्रीमेंट में तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं है। पहला बोला जाता है कोएर्शियन। कोएर्शियन मतलब धमकी देना, थ्रेट। क्या चीज का थ्रेट? 3 चीज का थ्रेट। हम आपको नुकसान पहुंचाने का धमकी दे रहे हैं, हम आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का धमकी दे रहे हैं, या फिर हम आपके किसी रिलेटिव या मतलब आपके कोई रिलेटिव को नुकसान पहुंचाने का धमकी दे रहे हैं। या तो कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, वैसा। तो देखो हम क्या लिखा है, कमिटिंग और थ्रेट टू कमिट, मतलब या तो हम वो कर ही रहे हैं या वैसा धमकी दे रहे हैं। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पीनल कोड एक्ट 1860। आप लोगों को पता है ना, दफा 302 के तहत सजाए मौत, दफा 309 और 11 के तहत उम्र कैद, ये जो हिंदी पिक्चरों में सुनते हो, हिंदी पिक्चरों में सुनते हो, ये होता है इंडियन पीनल कोड एक्ट। ये जो क्राइम लॉ होता है उसी को बोलते हैं इंडियन पीनल कोड एक्ट। तो इंडियन पीनल कोड एक्ट मतलब क्राइम लॉ के हिसाब से जो चीज मना है, अगर वैसा कुछ करते हो उसको एक तरीके से कोएर्शियन माना जाएगा। देखो हम क्या लिखा, अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, तुमको, तुम्हारे रिलेटिव को या तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का बात कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे माथे पे बंदूक रख के हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना हम गोली मार देंगे। तुम्हारे रिलेटिव के माथे पे बंदूक रख के बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना गोली मार देंगे। तुम्हारे प्रॉपर्टी का पेपर अपने हाथ में ले लिए, बोले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना तुम्हारा प्रॉपर्टी का पेपर जला देंगे, या तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारा गाड़ी को आग लगा देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे। ये सब हम धमकी दे रहे हैं, तुमको थ्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी हो जाए इसको बोलते हैं कोएर्शियन। तो अगर उस कोएर्शियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सही है, हाँ नहीं होगा। दूसरा फैक्टर बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मेंटल प्रेशर बनाना होता है ना, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, गार्जियन यहाँ पे मेंटल प्रेशर बनाते हैं। हम 2 एग्जाम्पल दे देते हैं। आपके पेरेंट आपको बोल रहे हैं तुम मेरी बेटी होगी, मेरा बात नहीं मानोगी, तुमको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। मेंटल प्रेशर बना रहे हैं, तुम्हारे विल को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई ऐसा रिलेशन तुम लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है जिससे एक आदमी दूसरे आदमी का विल को, इच्छा को कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट विल को। इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो एक एग्जांपल दिया हम गार्जियन का। दूसरा एग्जांपल मान लो हम टीचर है तुम्हारे कॉलेज के, हम बोले मेरे से ट्यूशन पढ़ो वरना एग्जाम में फेल कर देंगे। तो फिर ये क्या हो गया, एक टाइप का मेंटल प्रेशर क्रिएट करना हो गया। डॉक्टर, लॉयर कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वही कर सकता है जिसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन सबसिस्ट कर रहा है। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो फिर वो तुम्हारा विल को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। कोएर्शियन एक अननोन आदमी भी कर सकता है, धमकी देने का काम नोन अननोन दोनों कर सकते हैं, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ नोन आदमी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम तुमको मोरल प्रेशर, मेंटल प्रेशर दे के तुम्हारा विल को कंट्रोल करके तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तीसरा आता है फ्रॉड। हम तुमको ऐसा कोई बात बोले जो हमको पता है कि झूठ है। फ्रॉड कितने टाइप का होता है देखो हम लिखे हैं यहाँ पे 4 टाइप का फ्रॉड लिखे हम, 5 टाइप का। पहला फ्रॉड हुआ सजेस्ट अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। हम तुमको कोई फैक्ट बता रहे हैं जो हमको भी पता है कि झूठ है। हमको पता है कि अंबानी कल रिजाइन नहीं कर रहा, बट हम तुमको बोल रहे हैं कल अंबानी रिलायंस से रिजाइन कर रहे हैं, ये फ्रॉड है। कंसील अ फैक्ट, कोई बात, कोई सच तुमसे छुपा लिए। तो देखो तुमको कोई झूठ बात बता दिए या तुमसे कोई सच छुपा लिए, दोनों ही फ्रॉड है। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन, हम तुमको कोई चीज का प्रॉमिस किया लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था उसको कवर करने का। जैसे भी हम तुमको प्रॉमिस किया तुम्हारा सिलेबस हम खत्म कर देंगे, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है, बाहर में जाओ मेरे को क्या करना है, तो फिर ये फ्रॉड है। एक्ट टू डिसीव, हम ऐसा कोई एक्ट किए जिससे तुम डिसीव हो गए, तुम भटक गए। और ओमिशन ऑफ लॉ, हम लॉ तोड़ के कोई काम किए, तो ये सब होता है फ्रॉड। चौथा फैक्टर होता है मिस रिप्रेजेंटेशन।
मतलब हम तुमको मिसगाइड किए, अननोइंगली किए, नोइंगली नहीं किए, नोइंगली कहते तो फ्रॉड हो जाता, अननोइंगली तुमको मिसगाइड कर दिए, उसको बोलते हैं तुम मेरे मिसगाइडेंस के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, ये हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट होता है मिस्टेक। मिस्टेक मतलब गलती से हो गया। मिस्टेक दो टाइप का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब हमको बात नहीं पता था या सबूत नहीं पता था, और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब कानून नहीं पता था। तो ये दो टाइप के हो गए मिस्टेक। तो 5 फैक्टर है जिनमें से अगर एक भी एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। कोएर्शियन मतलब धमकी देना, अंडू इन्फ्लुएंस मतलब विल को डोमिनेट करना, फ्रॉड मतलब तुम्हारे साथ धोखा करना, और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब हम तुमको मिसगाइड किए लेकिन अननोइंगली, और मिस्टेक मतलब दोनों में गलती हो गया। गलती का एक एग्जांपल देते हैं। मेरा शिप में सामान आ रहा था, हमको भी नहीं पता वो शिप डूब चुका और आपको भी नहीं पता था कि वो शिप डूब चुका। हम लोग यहां बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि मेरा शिप में जो सामान आएगा हम तुमको भेज देंगे, जबकि उधर शिप पहले ही डूब चुका है। ये तो मिस्टेक ही हुआ ना, दोनों पार्टी को नहीं पता था कि शिप डूब चुका है। गोडाउन में कल रात को, हाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो हम पढ़े नहीं है कभी बट हल्का फुल्का सुना हुआ है आप लोग जो नॉवेल्स का नाम लेते हो मेरा कभी नहीं पढ़ा हुआ चलो ठीक है। तो मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब दोनों पार्टी को फैक्ट पता ही नहीं था, शिप डूब चुका, फैक्ट्री में आग लग गई, हमको पता ही नहीं है, तो ये हो गया मिस्टेक। या फिर लॉ मना कर दिया है, कानून मना कर दिया काम करने से, ये बात हमको पता ही नहीं था, तो मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे जो एग्जाम में एमसीक्यू कैसा आएगा। आप लोग ये तो इजीली गेस कर लोगे क्वेश्चन है कि फ्रॉड है कि मिसरिप्रेजेंटेशन है कि मिस्टेक है कि अंडर इन्फ्लुएंस है, ये तो आप इजीली गेस कर लोगे। एक बात बोल देते हैं, पहले चारों वॉइडेबल है, मतलब क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन चारों वॉइडेबल है, मतलब जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसको ऑप्शन मिलेगा। वॉइडेबल तो यही होता है, वॉइडेबल का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, एग्राइव पार्टी को ऑप्शन मिलता है कोर्ट की तरफ से, होता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराएं कि छोड़ दें, तो वॉइडेबल है चारों के चारों। लेकिन मिस्टेक वॉइड है, कोर्ट में जाते कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, बोलेगा ये हम पूरा नहीं करवा सकते, इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते। तो कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल है, जबकि मिस्टेक वॉइड है। ये क्लियर है अनन्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्टर आता है कैपेसिटी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ, हम बोले ना उस दिन बताया था आपको 3 लोग कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एज ऑफ मेजोरिटी हो, मतलब 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए। साउंड माइंड हो, मतलब अपना भला बुरा सोचने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, मतलब उसको लॉ डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो। अब यानी 3 लोग कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है? 3 लोग कौन है जिनका कैपेसिटी नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने का? माइनर है, अनसाउंड माइंड है, या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। आप लोग किधर भी लैंग्वेज में पढ़ लो, कौन 3 लोग है जो डिस्क्वालीफाइड है, या कौन 3 लोग नॉट कैपेबल है, या कौन 3 लोग कैपेबल है, बात तो एक ही है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पहले माइनर के बारे में बात करेंगे, फिर साउंड अनसाउंड माइंड के बारे में, और फिर लास्ट बात वो डिस्क्वालीफाइड कौन लोग है जिनको लॉ डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। देखो माइनर के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें लिखा है नोट्स में। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। इसका मतलब माइनर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड होता है। तुम अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कोर्ट एनफोर्स नहीं करा पाएगा। माइनर बोल दिया हम नहीं करके देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में तुम जाओगे, कोर्ट माइनर को फोर्स नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोल दिया गया माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो ही मत, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और वो भी वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरू से वॉइड है, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। इसीलिए हम ब्रैकेट में बिगिनिंग लिख दिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ओनली। माइनर को तुम कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी के लिए नहीं ला सकते, मतलब माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता। हाँ, तुम माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसको उसका बेनिफिट के लिए खाली, मतलब माइनर सिर्फ बेनिफिट में हिस्सा लेगा, लॉस या लाइबिलिटी में वो कुछ भी देनदार नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। माइनर सिर्फ बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता।
क्योंकि पार्टनर बनने से लायबिलिटी भी आ जाता है। तो माइनर सिर्फ बेनिफिशियरी होगा, पार्टनर नहीं। अब चौथा पॉइंट बहुत मजेदार है, आप दोनों में से कोई माइनर नहीं हो तो अफसोस, क्योंकि ये पॉइंट सुनने के बाद एक्चुअली में अफसोस मुंह से निकलेगा कि क्यों नहीं पहले पढ़ाए सर आप ये बात। जेनी हंस रही कि जेनी को आइडिया हो चुका हम क्या बोलने जा रहे हैं। माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी, अनन्या माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी मतलब माइनर कैन यूज हिज माइनॉरिटी। अब इसका मजेदार बात सुनो, कहानी सुन के मजा आएगा, मन में से अफसोस निकलेगा कि पहले क्यों नहीं पता था। माइनर अपने माइनॉरिटी का फायदा उठा सकते हैं, मतलब वो तुमसे झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम मेजर है, तुम उसको सामान दे दिए, वो उसको खा गया और अब तुम्हारा पैसा नहीं दे पा रहे, तुम माइनर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नहीं उसको मत बताना, उसको लॉ मत पढ़ाना अभी उसको लॉ मत पढ़ाना अभी, वरना वो तुमको बेवकूफ बना के तुम्हारा फायदा उठा ले, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उसका ये बात भी सच है। छोटा भाई होना मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते। चलो, माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी मतलब माइनर अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकते हैं। और तुम ये नहीं बोल सकते जज साहब ये तो झूठ बोला था कि ये मेजर है, जज बोलेगा तुम्हारा गलती है, तुम क्यों नहीं चेक किए। बच्चा तो बचपने में कुछ भी बोल सकता है। तो माइनर कैन यूज हिज माइनॉरिटी। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिफिकेशन इज नॉट वैलिड। हम रेक्टिफिकेशन नहीं बोला, रेटिफिकेशन बोला। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल में समझा देते हैं। कोई एक लड़का या लड़की है जो 17 साल 6 महीने का मान लो, मतलब माइनर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है? नहीं है। चलो, अब वो 6 महीना बाद 18 प्लस का हो गया। अब वो बोल रहा है हम उस कॉन्ट्रैक्ट को चलो वैलिड कर देते हैं, मतलब हम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जब हम माइनर थे, हम चलो उस कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे, हम पूरा करके देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कर देते हैं। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए लिखिए रेटिफिकेशन इज नॉट वैलिड। इसी को बोलते हैं रेटिफिकेशन, मतलब अपना किया हुआ काम को दोबारा रेक्टिफाई करने को रेटिफिकेशन बोलते हैं, मतलब उसी को अप्रूव करने का वापस से। ये नहीं कर सकते। तो फिर सर ये कैसे होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो ना, आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि जिस दिन वो साइन किया है वो डेट के दिन तो वो माइनर है, तो वो सिग्नेचर को दोबारा वैलिड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम एक सेकंड में खत्म करते एक लाइन कहानी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में डेट कौन सा मेंशन है, जो डेट मेंशन है उस दिन तो वो पार्टी माइनर है ना, तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा, इसलिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अब बोलो देनी। हाँ एकदम, देखो बेटा वहां पे टाइम नहीं मेंशन कर पाओगे ना, आप डेट मेंशन करोगे, हाँ तो इनवैलिड है, इनवैलिड है। एक दिन पहले मतलब अगर आप माइनर नहीं हो, अगर सॉरी आप मेजर नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। वैसे देखा जाए तो बर्थडे वाला दिन भी बहुत बड़ा डायलेमा है। आज अब 18 प्लस होना जरूरी होता है, तो उस दिन तो एग्जैक्ट 18 हो तो क्या, लेकिन ठीक है वो बर्थडे वाला दिन को एग्जैक्ट मान लेते हैं फिर, क्योंकि माना जाता है पिछला दिन 18 के हो गए, लास्ट डे आप 18 के हो गए, आप 18 प्लस में चले गए नेक्स्ट डे तो ना। जो भी है, मतलब आप माइनर अगर हो और डेट अगर माइनर वाला डेट है कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा वैलिड नहीं किया जा सकता, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब आता है बहुत ही अच्छा पॉइंट जिसमें एक्चुअली में केस स्टडी में प्रॉब्लम होता है। माइनर को कोई आदमी फिर तो कोई सामान देना ही नहीं चाहेगा ना अनन्या, क्योंकि माइनर को देने का मतलब तो केस हो गया है, तो कि मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा, हम केस भी नहीं कर पाएंगे उसके अगेंस्ट में। तो इसीलिए लॉ बोला कि माइनर को अगर आप नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, हम बताएंगे क्या होता है नेसेसिटी। अगर माइनर को आप नेसेसरी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो जो उसका लाइफ के लिए जरूरी है, जीने के लिए, और अगर माइनर का कोई प्रॉपर्टी है, स्टेट बोलते हैं, ESTATE, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी से आप पैसा रिकवर कर सकते हो। माइनर पर्सनली लायबल नहीं हो पाएगा, उसके पास उस चीज के लिए भी देने के लिए पैसा नहीं है तो भूल जाओ, लेकिन अगर आप नेसेसिटी प्रोवाइड की हो उसको और उसका कोई प्रॉपर्टी है तो वहां से आप पैसा वसूल कर सकते हो। अब ये क्या होता है नेसेसिटी? 5 चीजें अनन्या नेसेसिटी टू लाइफ है: रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ,
मेडिसिन एंड एजुकेशन, ये 5 चीजों को नेसेसिटी टू लाइफ गिना गया। इनके अलावा अब माइनर को, अच्छा ये बात भी है, ये नेसेसिटी उसके पास कहीं से आ नहीं रहा था, उसके पास पहले से बहुत कपड़ा है, उसका वार्डरोब भरा हुआ है कपड़े से, और आप उसको कपड़ा दिलाए, तब वो नेसेसिटी नहीं है। आर यू एन एग्रीइंग ऑन दिस? दोनों आप एग्री करोगे मेरे से इस बात पे कि अगर उसका वार्डरोब कपड़ों से भरा हुआ है, फिर आप उसको कपड़ा दिला के बोलते हैं ये मेरा पैसा नहीं चुका रहे, तो नेसेसिटी टू लाइफ था, तो मेरे को पैसा रिकवरी करवा के दे, कोर्ट नहीं करवा के देगा, कोर्ट बोलेगा उसका नेसेसिटी था ही नहीं, वो उसके पास ऑलरेडी भर्ती पड़ा अलमारी कपड़ा से, है ना। तो उसका वो जरूरत भी होना चाहिए। 5 चीजों को नेसेसिटी गिना गया, और इन 5 चीजों की अगर उसको जरूरत है और आप देते हो उसको, तो ये पैसा आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन बशर्ते उसका स्टेट यानी उसका प्रॉपर्टी हो वहां से। अगर वैसा कुछ नहीं है तो फिर भूल लो, ठीक है। अनन्या क्लियर है? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी में, मतलब कहानी देगा आपको घुमा फिरा के, ये दिए वो दिए, उसको मोबाइल दिलाए, आप एक बहुत बड़ा क्वेरी बन जाएगा। इस ऑनलाइन क्लासेस में तो मोबाइल नेसेसिटी हो गया इसको कैसे देखेंगे नहीं, नेसेसिटी नहीं होगा मोबाइल फिर भी, लेकिन एजुकेशन वाला पॉइंट जुड़ जाएगा, आप उसको सोच सकते हो वैसे। चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। माइनर के बिहाफ में अगर उसके गार्जियन कोई एग्रीमेंट करते हैं, होता है ना, माइनर का इंश्योरेंस तो होता ही है, माइनर का इंश्योरेंस होता है, माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, या फिर दादाजी उसके नाम पे उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो माइनर के बिहाफ में गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ माइनर का बेनिफिट हो तभी। माइनर का अगर बेनिफिट नहीं है तो माइनर के बिहाफ में गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, ठीक। और आखिरी पॉइंट, गार्जियन कैन नॉट बाइंड माइनर फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। माइनर को गार्जियन बाइंड नहीं कर सकते कि उसको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, या जब वो मेजर का होगा तो मान लो हम मेरा एक बेटा है, हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ना मेरा बेटा जब 18 साल का होगा तो वो ये लैंड खरीदेगा, हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, हम उसको बाइंड नहीं कर सकते, किसी चीज में उसको बांध नहीं सकते एज ए गार्जियन। एज ए गार्जियन हम वही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो मायने के बेनिफिट के लिए, ठीक। जैसे आपको जब आप एमसीक्यू करोगे तो वहां पे देगा कि एक माइनर का गार्जियन है, वो अपने बच्चे का शादी का बात फिक्स कर रहे थे कि जब 18 का होगा तो इस लड़की से शादी करेगा। गार्जियन लोग पहले ही आपस में डील कर रहे थे कि दोनों बच्चे जब 18 के होंगे तो इन दोनों की शादी कर देंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है गार्जियन की तरफ से माइनर के बेनिफिट के लिए? नहीं, अरे वह दोनों का एक साथ आया नहीं क्योंकि माइनर का बेनिफिट क्या है इसमें आप बोलोगे नहीं सर, उसके गार्जियन तो अच्छा ही काम किया, उसके लिए दुल्हन ढूंढ दिए पहले से, नहीं चलेगा, ठीक है। तो माइनर का बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आमने सामने नहीं पढ़ा रहे, वरना हम आप लोग और मजेदार एग्जाम्पल देते। लॉ पढ़ाने का मजा ही तब आता है जब सॉलिड एग्जाम्पल हो, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बाउंडेशन आ जाते टाइम का। चलो ठीक है, तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट का बात हो गया, ये 7-8 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं साउंड और अनसाउंड माइंड। एक आदमी को अनसाउंड माइंड कब बोले हम, ये बोलो आप लोग, किसको आप लोग बोलोगे ये अनसाउंड माइंड है? परफेक्ट जिन, जो अपना भला बुरा नहीं सोच सके। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, 3-4 ऐसे केस हैं जहां पे आदमी अपना भला बुरा नहीं सोच पाएगा अगर वो बहुत ज्यादा नशे में है। एक तो देखो पागल है, मतलब उसको पागलपन का दौरा पड़ता है, वो तो अपना भला बुरा नहीं सोच पा रहा है। दूसरा बात, मतलब एक पागल लूनेटिक आदमी अपना भला बुरा नहीं सोच सकता। दूसरा एक ड्रंकन आदमी जो बहुत ज्यादा नशे में है, वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाएगा। तीसरा बहुत ज्यादा बीमार है, कभी कभी होता है ना बहुत तेज बुखार होता है जिसमें आप अपना इतना तेज फीवर है कि आपसे कोई कुछ करवा रहा है तो आप कर दोगे क्योंकि आप उस समय अपना सही और गलत नहीं सोच पा रहे। तो कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा नशे में है, या उसको पागलपंती का दौरा पड़ा हुआ है, ये सब केस हो गए अनसाउंड माइंड के। अब हमको एक केस हम पूछ रहे हैं, आप आंसर करोगे, मेरे नोट्स में लिखा है वो बात, बट हम पहले आप ही से पूछ रहे हैं, आप लोग आंसर करोगे। एक आदमी है जिसको कभी पागलपन का दौरा पड़ता है और फिर कभी ठीक हो जाता है, होते हैं ना ऐसे लोग, इनको कभी कभी दौरा पड़ता है। हाँ, उसको अपने वो तो फिर मल्टीपल डिसऑर्डर वाला बोल रहे हो आप? हाँ बोल सकते हो।
हाँ ठीक है, मतलब जो ऐसा सिंपल केस समझो, जो एक आदमी जिसको कभी कभी दौरा पड़ता है तब वो पागल रहता है, बाकी टाइम वो ठीक रहता है। अब बोलो वैसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वैलिड होगा कि नहीं होगा, मतलब वो कैपेबल होगा कि नहीं होगा। जेनी हम प्रूव करना नहीं पढ़ा रहे लॉ में हम लोग प्रूव करना नहीं पढ़ते, सिर्फ रूल पढ़ते हैं। प्रूफ आप कोर्ट में जाके करते रहना अपने हिसाब से। अब बोलो चलो प्रूफ हम कर देंगे, चलो हम ये बोलते हैं अच्छा ठीक है। अनन्या नहीं, आप लोग गलत हो दोनों के दोनों ही। अगर एक आदमी जिसको पागलपंती का दौरा पड़ता है वो कभी ठीक और कभी पागल रहता है, तो अगर वो ठीक कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, उस समय उसको कैपेबल माना जाएगा। अब ये प्रूफ वाला बात पे फिर मत आना घूम के, वो आप लोग का जिम्मेदारी है कोर्ट में प्रूफ करते रहना, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे पहले मतलब लिखा, रैशनल टू जज इज गुड और बैड। पहले तो हम साउंड माइंड का मतलब बताया, जो आदमी रैशनल है अपना भला और बुरा समझने में, जज करने में। इफ समटाइम साउंड and sometime unsound mind, then contract valid if when he was sound mind. Contract valid होगा अगर वो उस समय sound mind है तो। बस sound unsound में हमको इतना ही पढ़ाना था। अब आते हैं वो तीसरा आदमी कौन है, कैपेबल या नॉट कैपेबल, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। 5 ऐसे केस है जिनको लॉ की नजर में डिस्क्वालीफाइड माना गया। 5 ऐसे केस है। पहला बोला एन एलियन एनिमी या एलियन एनिमी या एलाइन एनिमी, जो पढ़ लो आप उसको। कौन होता है ये लोग, जिस कंट्री से आपका लड़ाई चल रहा है आप उस देश के आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अब लड़ाई चल रहा है मतलब मन में क्या आता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, नहीं प्लीज। लड़ाई चल रहा है मतलब वॉर छिड़ा हुआ हो तब। अभी जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करे ना कि वी आर एट ए स्टेट ऑफ वॉर, तब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का लड़ाई चलता रहता, वो वॉर नहीं है। यहाँ पे अलाइन एनिमी का मतलब बोला जब आप एक दूसरी कंट्री के साथ आपका एक्चुअली में लड़ाई छिड़ गया, दोनों कंट्री का बॉर्डर फौज पे आ गया, एक दूसरे को मार रहा है, एकदम मतलब प्रॉपर वे में डिक्लेयर्ड वॉर, तब आप उस कंट्री के आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उस कंट्री के आदमी को उस समय डिस्क्वालीफाइड करके रखा है लो। अब अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बड़ा गजब लगेगा। हम आपको एक बात पूछते हैं, क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो? क्या डोनाल्ड ट्रंप कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? जो बिडेन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? कौन है ये लोग पता है ना? नहीं, देखो अनन्या आपको एक चीज समझाते हैं। जेनी को ये बात पता था इसलिए जेनी डायरेक्ट आंसर कर गई। कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट है जेनी, या फॉरेन एम्बेसडर है, या फॉरेन नेशन का कोई डिप्लोमेट या एम्बेसडर है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, लॉ उसको डिस्क्वालीफाई करके रखा। आपको लगेगा अजीब, क्योंकि सर बोलो तो ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? देखो जेनी अनन्या, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो हम डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी हैं या जो पिछले प्रेसिडेंट थे, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कल को वो पैसा नहीं लौटाते हैं, हम कोर्ट में केस लेके जाएगा, कोर्ट उनको हाजिर होने के लिए नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इससे दो कंट्री का रिलेशन खराब होने का चांस है ना अनन्या। तो फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले लॉ बोल दिया डिस्क्वालीफाई। अब तुम करो, तुम्हारा रिस्क है। देखो ये सब इल्लीगल नहीं है, लेकिन तुम करो, फिर तुम्हारा रिस्क है। फिर तुम्हारा पैसा नहीं आया तो कोर्ट में मत आना, कोर्ट एनफोर्स नहीं कर पाएगा। तीसरा, इंसॉल्वेंट आदमी, कोई आदमी पहले से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दिवालिया, बैंकरप्ट, तो फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, कोर्ट बोलता है, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एक बार बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी उस लोगों का पैसा नहीं चुका पाया, इसलिए तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए ना। अब आप भी कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, आपका ही पैसा नहीं दे पाएगा, फिर आप कोर्ट आ जाओगे, कोर्ट बोलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंसॉल्वेंट आदमी के साथ मना किया। कोई भी आदमी जिसको 6 महीने के ऊपर का जेल हुआ है, कन्विक्टेड फॉर मोर देन 6 मंथ, कन्विक्टेड मतलब जेल होना, कोई भी आदमी जिसको 6 महीने के ऊपर जेल हुआ है, वैसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई करके रखा है। या जिसके अगेंस्ट में कोई बड़ा क्राइम केस चल रहा है कोर्ट में, उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। इन लोगों को कोर्ट डिस्क्वालीफाई करके रखा है, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया। हम लोग 4 एलिमेंट खत्म कर लिए। हम लोग एक्सेप्टेंस, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस कर लिए,
हम लोग कंसिडरेशन कर लिए, हम लोग फ्री कंसेंट कर लिए, हम लोग कैपेसिटी कर लिए। अब हम लोग आते हैं पांचवें एलिमेंट पे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। यहाँ पे कुछ एक बात लिखा है, हम उनको फटाफट रीड करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये चैप्टर मोटा मोटी एंड की तरफ, अब इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा खाली कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उससे हम कंपनसेशन कितना लेंगे, क्या लेंगे, वो सब का बात है। 2 पेज का नोट्स और बचा है। देखो, एन एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, अगर कोई एग्रीमेंट जिसको लॉ मना कर रहा है उसको हम लोग अनलॉफुल मानेंगे। एन एग्रीमेंट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं हम लोग जिससे किसी भी लॉ का कोई एक पॉइंट टूट रहा है, किसी भी लॉ का कोई एक पॉइंट टूट रहा है हमारे एग्रीमेंट के कारण, कोर्ट उसको अनलॉफुल मान लिया। फ्रॉड कंसिडरेशन, अगर हम आपके साथ कुछ फ्रॉड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट अनलॉफुल मान लिया। कॉजिंग इंजरी टू अदर, आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट ऐसा हो रहा है जिससे किसी तीसरे को नुकसान हो रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को भी अनलॉफुल माना। इमोरल, मॉरलिटी के अगेंस्ट में। देखो एक बात बताओ हमको, एक बूढ़ी लेडीज को जो मेरे घर में रह रही है भाड़े पे, हमको पिछला 10-11 महीना से भाड़ा नहीं दी, लीगली हम उसको घर से निकाल सकते हैं कि नहीं? अनन्या, लीगली निकाल सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो, मन में क्यों आया नहीं? बोलो। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पहले, क्या लीगली हम उसको निकाल सकते हैं कि नहीं? मेरा 10-11 महीने से भाड़ा नहीं दिए हम लीगली पूछा, और आप जो आंसर दिए ना बेटा, वो इमोरल वाला बात था। आप एकदम सही बोले कि मोरली गलत लग रहा है ना आपको, अंदर से बूढ़ी लेडीज है, अकेली है, कोई नहीं है उसका आगे पीछे मान लो, तो इमोरली गलत हो गया। तो कोर्ट उस टाइप का ऐसा कोई एग्रीमेंट हम और आप कर रहे हैं जिससे किसी के साथ इमोरल हो रहा है, किसी के साथ लीगली हो रहा है ठीक, लेकिन मॉरली गलत हो रहा है, तो कोर्ट बोलता है वो भी अनलॉफुल है। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट पब्लिक। अगर हम और आप ऐसा कोई भी डील कर रहे हैं जिससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचने वाला है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं अनन्या, एक मान लो प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया में आपका घर है, हम वो अगर भाड़ा पे लेते हैं और वहां पे हम कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए भाड़े पे ले रहे हैं जिससे बहुत धुआं निकलेगा, बहुत साउंड होगा, ये अगेंस्ट पब्लिक है कि नहीं? रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम इसीलिए अलाउड नहीं है। हाँ, इसको बोलते हैं अगेंस्ट पब्लिक। देखो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल भी दिया अगेंस्ट पब्लिक का। ट्रेडिंग विद द एनिमी कंट्री, कोई कोर्ट केस हम स्टॉप करवा दे रहे हैं, आपके मेरे अगेंस्ट में कोर्ट केस था, हम आपको पैसा दे के बोल रहे हैं मेरा केस वापस ले ले, ये लॉफुली गलत है कि नहीं? हाँ, तो ये सब चीज को बोला गया अनलॉफुल। स्टॉपेज और इंटरफेस इन द लॉ, हम कानून के बीच में आड़े आ रहे हैं, हम कानून को अपना काम करने से रोक रहे हैं। ऑफिसर आया मेरे घर में रेड करने, हम उसको घर में घुसने ही नहीं दे रहे, हम ताला लगवा दे रहे हैं जानबूझ के। इमोरल है ये सब काम, ये सब अनलॉफुल है। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, ये बड़ा गजब पॉइंट है। इंडिया में पता नहीं कैसे ये शादी.com एंड ऑल रन कर रहे हैं, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लोग तो मैरिज ब्रोकरेज ही कर रहे हैं, बट इंडिया में मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। किसी भी तरीके का मोनोपोली क्रिएट करना इलीगल है, और किसी को उसका बिजनेस करने से रोकना इलीगल है, तो ये सब अनलॉफुल है। जैसे मान लो इस एरिया में आपका एक जगह था जहां पे एक आदमी अपना शॉप चला रहा है, लेकिन उसका शॉप चलने से मेरे को नुकसान हो रहा है, हम आपको पैसा दे के बोले उसको अपना घर खाली करवा दो, हम उसका बिजनेस रुकवा रहे हैं ना एक तरीके से, तो ये इलीगल है। ये मतलब लीगली सही नहीं है, अनलॉफुल कंसिडरेशन बोलेंगे इसको। तो ये सब चीज इंडिया में अनलॉफुल गिना गया। अब यहां पे एक लिस्ट है, कुछ चीजों को लॉ एकदम एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है कि ये सब वॉइड है। हाँ, बस 2 ही पेज का नोट्स हो रहा है। कुछ चीजों को लॉ एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है कि ये वॉइड है, तो हम यहां पे लिस्ट दे दिए आपको। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका मीनिंग अनसर्टेन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, हम आपको 200-300 रुपये में ये सामान बेचेंगे, हम अगले 2-4 दिन में पेमेंट कर देंगे। अब ये 2-4 क्या होता है, 200-300 क्या होता है? हमको कुछ पीसेज ऑफ केक चाहिए, ये कुछ पीस क्या होता है? मतलब मीनिंग क्लियर नहीं लग रहा है ना?
है ना अनन्या, मीनिंग क्लियर नहीं लग रहा है? कुछ पीस केक चाहिए, ये कुछ पीस क्या था? हम आपके दुकान में आए केक शॉप में जेनी और हम बोले हमको कुछ पीस केक दो, तो अब ये कुछ पीस क्या होते हैं? हम आपको पूछे केक का दाम कितना है, आप बोले 200-300 रुपया होगा, हमने ये क्या होते हैं? दुकानदारों के दाम नहीं पता। तो यानी मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं हो उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट नहीं मानता। तो कोर्ट पहले से डिक्लेयर कर दिया भैया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर नहीं हो, मीनिंग अनसर्टेन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। जिस चीजों को लॉ डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लॉ मना कर दिया है, वो भी वॉइड है। और वैगरिंग एग्रीमेंट, ये वैगरिंग क्या होता है जेनी याद है? मेरी तो हम रिकॉल कर देंगे, उसके बाद बचेगा क्या? ठीक है, कोई नहीं। वैगरिंग मतलब होता है जुआबाजी का कॉन्ट्रैक्ट। जुआबाजी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सट्टा लगाते हैं, बोलो इंडिया जीतेगा कि हारेगा, बोलो बारिश आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, इंडिया में अलाउड नहीं है, वॉइड है, वॉइड। कोर्ट पहले ही मना कर दिया है कि वॉइड है भैया। अब मान लो अच्छा वॉइड है मतलब कि हम लोग कर ही नहीं सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर तुम मेरा पैसा नहीं देते हो, हम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। कोर्ट बोलेगा हम कुछ नहीं करके दे सकते, हम तो पहले ही मना कर दिए इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट मत करो। हम बोले इंडिया जीतेगा, तुम बोले इंडिया हारेगा। इंडिया एक्चुअली में हार गया, हम तुमको पैसा देने वाले थे, हम पैसा दे ही नहीं रहे, तुम कोर्ट गए मेरे अगेंस्ट में, कोर्ट कुछ नहीं मदद कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में पहले से कोर्ट डिक्लेयर कर दिया है कि जुआ फटका का एग्रीमेंट वॉइड है, वैलिड नहीं माना जाएगा। अच्छा, चौथा ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कोर्ट वॉइड डिक्लेयर करके रखा है? जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट डिक्लेयर कर दिया वॉइड। जैसे हम बोल रहे हैं कि शिप डूब गया, शिप में 200 पीस मोबाइल आ रहा था, हम आपको बोले थे 200 पीस मोबाइल आपको हम बेचेंगे, मेरा शिप ही डूब गया। अब क्या पॉसिबल है कि आपको अभी तुरंत 200 पीस मोबाइल देना? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोर्ट क्या बोलेगा? अब मान लो आप कोर्ट चले गए मेरे अगेंस्ट में कि नहीं हमको तो नीरज सर से 200 पीस मोबाइल दिलाइए, हमको क्या पता नीरज सर हाँ बोले थे। कोर्ट बोलेगा हम नहीं करवा सकते एनफोर्स, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है, ये वॉइड हो गया। आसमान से हम तारा तोड़ के ला देंगे, आपको हम बोला था, हम 2 लाख रुपए मामले 2 लाख रुपए लेंगे, 2 तारा ला के देंगे। तो अब आपको रॉकेट पे बिठा के मार्स जुपिटर भेज देंगे। तो ये आपको आप बोले नहीं मार्स जुपिटर नहीं, हमको तो चांद तक भेज दो, ठीक है आपको रॉकेट पे बिठाएंगे डायरेक्ट चांद पे। तो ये सब इम्पॉसिबल है ना परफॉर्म करना, तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को पहले कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा के देने में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोला कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा? कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके देगा? बोलो, कम ऑन ट्राई। नई आइडिया? हेलो, चलो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करके देगा? जो प्रॉमिस किया है वो, प्रॉमिसर हिमसेल्फ। हेलो, वॉइस आ रहे हैं? हाँ वॉइस आ रहे हैं? हाँ। हम पूछ रहा था कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके देगा? जो प्रॉमिस किया है। तो देखो अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट? तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ, या उसके बिहाफ में उसका एजेंट, या उसका रिप्रेजेंटेटिव, या कोई थर्ड पर्सन जिसको वो असाइनमेंट किया है, या फिर ज्वाइंट प्रॉमिसर, मतलब 2 जन मिलके प्रॉमिस किए तो दोनों मिलके परफॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट? जो प्रॉमिस किया है वो खुद, या उसका एजेंट, या उसका रिप्रेजेंटेटिव, या कोई थर्ड पर्सन जिसको वो असाइन किया है, या ज्वाइंट प्रॉमिसर। ठीक है, अब इसमें एक अलग बात बोलेंगे, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर ये बाकी लोगों को अलाउड नहीं है, जो प्रॉमिस किया वही परफॉर्म करके देगा। अब सोनू निगम आपके यहाँ पे आगे गाना गाने वाला था आपके प्रोग्राम में, सोनू निगम आपको प्रॉमिस किया था वो आपके प्रोग्राम में आगे गाना गाएगा, वो नहीं आया, वो बोल रहा है मेरा जूनियर है वो गा देगा आके, आप एग्री करोगे क्या?
क्यों नहीं उसके बिहाफ पे? यहाँ तो बोला गया उसका एजेंट, उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी परफॉर्म कर सकता है। बट इस केस में आपको क्या लग रहा है, आप सोनू निगम के लिए पैसा दिए थे, उसका जूनियर का वॉइस के लिए नहीं, है ना। कल को जैसे अब आपको हम पढ़ाने का एग्रीमेंट किया, हम पढ़ाएगा आपको लॉ, और कल को हम बोला कि मेरा एक छोटा भाई है वो पढ़ा देगा अब आपको आधा चैप्टर, तो आप बोलोगे नहीं सर हम आपसे पढ़ने का बात किए थे। क्योंकि सर्विस के मामले में पर्सन टू पर्सन क्वालिटी डिफर कर जाता है ना। लेकिन गुड्स के मामले में आपको कोई दिक्कत है क्या? आपको एक हम सैमसंग मोबाइल बेचने का बात किया था, सेम सैमसंग मोबाइल आपको कोई दूसरा आदमी दे रहा है, मतलब आपको वो दे देगा मेरे बदले में, आप तो ले लोगे, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना, आपको तो फोन से मतलब है ना। सेम रेट में सेम सैमसंग मोबाइल मेरी जगह आपको कोई और दे तो आप लेने को तैयार होगे कि नहीं? हो जाओगे। यानी गुड्स के मामले में खुद जो प्रॉमिस किया है वो दे, या उसका एजेंट दे, या उसका रिप्रेजेंटेटिव दे, या उसका ज्वाइंट प्रॉमिसर दे, चलेगा। लेकिन सर्विस के मामले में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामले में जो प्रॉमिस किया वही देगा तभी चलेगा। ठीक है। अब यहां पे अगला हेडिंग में केवल 2 सिंपल क्वेश्चन पूछना है, आंसर आप ही दे दोगे, हमको आंसर करने का दरकार नहीं पड़ेगा। अगर हम आपको एक प्रॉपर टाइम बोले थे, हमको कल तक ये चीज चाहिए, तो कल के बाद अगर आप देते हो तो हम मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है लेने से? कर सकते हैं मना, वेरी गुड। यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो वो टाइम अगर पूरा हो गया तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से रिफ्यूज कर सकता है। यस, चलो आप उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम आपको कोई टाइम नहीं बोला था, तो फिर आप कब तक दोगे हमको वो चीज? बोलो अनन्या, ट्राई करो। हम आपको कोई टाइम नहीं बोला था, हमको कब तक चाहिए, कल या परसों या तरसों तक। हम आपको बोला हमको 1 पीस मोबाइल चाहिए, आप बोले मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम मेंशन नहीं है अनन्या, तो कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए? हम बोल देते हैं आंसर एक रीजनेबल टाइम तक। अब अनन्या ऐसे थोड़ी होगा आप 1 साल बाद आके बोलोगे ये लीजिए नीरज सर आपका मोबाइल, हम लेंगे क्या 1 साल बाद? बोलो हम लेंगे क्या 1 साल के बाद? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? हम तो आपको कोई टाइम नहीं बोले थे, हम तो ये नहीं बोले थे हमको कल परसों में, कि आप 1 साल बाद भी तो तुमको तो लेना ही चाहिए हिसाब से। तो नहीं, क्योंकि एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता होगा ना कुछ। अब ऐसे तो आप 10 साल बाद आओगे, तो ऐसे थोड़ी हम 10 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता फिरेगा। तो आप यहां पर ये रीजनेबल टाइम डिसाइड कैसे होगा सर? ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के ऊपर, या उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है। तो पहला बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड हो उस टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना जरूरी है। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक रीजनेबल टाइम। ठीक है। हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बोला था मेरे को 100 पीस फोन चाहिए कल तक, आप बोले मिल जाएगा। ठीक है। अब आप कल रात को 12 बजे मेरे गोडाउन में पहुंचे माल देने, और हमको फोन करके बोल रहे तुम्हारा डिलीवरी ले लो, क्या हमको लेना पड़ेगा क्या रात को 12 बजे डिलीवरी? क्यों नहीं लगा? ये नहीं मन से क्यों आया? वेरी गुड लड़की मेरा लैंग्वेज कैच करने लग गई है। चलो ठीक है, नहीं सही है, बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं। चला हम वही बोलते हैं, बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से रात को 12 बजे ऑफिस आवर होता है क्या? बिजनेस आवर होता है क्या? नहीं होता ना, बिजनेस आवर तो डे टाइम में होता होगा ना। हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम मेंशन नहीं है तो बिजनेस आवर के अंदर और रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी होना चाहिए। ठीक है। चलो अब दूसरा फैक्टर पे आते हैं, प्लेस। हमको एक बात बताओ, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि मेरे गोडाउन में डिलीवरी कर देना, तो फिर आप कहां डिलीवरी करोगे? मेरे ऑफिस, मेरे घर की मेरे गोडाउन? गोडाउन में। चलो ठीक है, मतलब अगर प्लेस मेंशन हो तो उस प्रॉपर प्लेस में। हम आपको बोला हमको 100 पीस फोन चाहिए, लेकिन हम डिलीवरी का जगह नहीं बताया, अब आप कहां डिलीवरी करोगे? क्यों? ऑफिस ही क्यों मन में आया? नहीं, गलत आया। सुनो, तब क्या हो जाएगा, आपको पहले आपका ड्यूटी बनता है, रिपीट माई सेल्फ, आपका ड्यूटी बनता है कि आप पूछो मेरे से कि कहां डिलीवरी करना है।
अगर हम आपको जगह नहीं बताएं तो। देखो पहला पॉइंट बनता था कि मेरा ड्यूटी बनता है आपको बताना कि कहाँ डिलीवरी करना है। हम आपको बोल दिए मेरे गोडाउन में डिलीवरी करना, झमेला ही खत्म। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर जगह मेंशन हो गया तो झमेला ही खत्म। अगर जगह मेंशन नहीं है तो ये सेलर का ड्यूटी बनता है कि वो बायर से पूछे कि कहाँ डिलीवरी करना है। और अब ठीक है, हाँ अगर मान लो मेरा कोई प्लेस ऑफ डिलीवरी है ही नहीं तो फिर जहां पे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो वही प्लेस ऑफ डिलीवरी कहलाएगा। अगर आपके ऑफिस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो आप ही के ऑफिस में आके हमको डिलीवरी लेना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में बैठ के बात हुआ था, मेरे घर पे बैठ के बात हुआ था, तो फिर मेरे घर पे आप डिलीवरी कर सकते हो। तो पहला बात, कॉन्ट्रैक्ट में अगर जगह मेंशन हो तो वहीं डिलीवरी करो। दूसरा बात, कॉन्ट्रैक्ट में जगह मेंशन नहीं हो तो पूछ लो। तीसरा बात, अगर मेरा कोई रीजनेबल प्लेस है ही नहीं तो फिर जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहीं पर डिलीवरी प्लेस माना जाएगा। ये 3 बात क्लियर है। चलो आखिरी टॉपिक के ऊपर आते हैं, मेन आखिरी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद 2 टॉपिक 5 मिनट का टोटल है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़े या हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, हो सकता है ना कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे। ब्रीच करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो उसका रेमेडी क्या होगा, कौन किससे कितना डैमेज लेगा। तो देखो 4 टाइप का डैमेज क्लेम लिखा है आपके आंख के आगे। पहला डैमेज क्लेम है स्पेशल डैमेज। देखो एक तो डैमेज पक्का ही है ना। एक बात बताते हैं, केस देते हैं आपको। आपका मेरा डील हुआ था, आप हमको एक पर्टिकुलर टाइप का चॉकलेट दोगे जिसका 12 रुपया पर पीस दाम है। पर पीस चॉकलेट का दाम है 12 रुपया। आपका मेरा डील हो गया था। आप हमको बोले थे 1 महीना में, हम बोले थे हमको 1000 पीस चॉकलेट चाहिए। आप बोले थे 1 महीना बाद तुम्हारे घर पे डिलीवरी, ऑफिस पे डिलीवरी हो जाएगा। 1000 पीस चॉकलेट, पर पीस चॉकलेट 12 रुपया करके, ठीक है। या 1 लाख चॉकलेट, चलो 1 लाख चॉकलेट पर पीस 12 रुपया करके 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम्हारा मेरा। अब क्या हुआ, 1 महीना बाद आप डिलीवरी करने से मना कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट कौन तोड़ रहा है, आपकी हम। हाँ, आप तोड़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को। अब क्या हुआ, उस दिन मार्केट में, अब हमको तो कहीं से लेना पड़ेगा ना वो चॉकलेट। उस दिन मार्केट में उस चॉकलेट का दाम 14 रुपीज पर पीस हो गया। आपके कारण हमको 2 रुपया पर पीस का नुकसान हुआ कि नहीं। तो वो डैमेज तो आप हमको दोगी। हम कोर्ट में केस करेंगे तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि आप नीरज सर को 2 रुपया पर पीस करके डैमेज का भरपाई करके दो। ठीक है, ये हो गया डन। इसके अलावा कभी कभी कुछ और डैमेजेस होते हैं। ये तो नॉर्मल डैमेज है बेटा, ये तो देना ही पड़ेगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। अब मान लो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा होता और उस चॉकलेट का दाम बाजार में 10 रुपया हो गया तो आपको तो बाजार में 10 ही में बेचने मिलेगा ना 1 लाख पीस। तो आप मेरे पे केस करोगे कि मेरे कारण आपको 2 रुपया पर पीस करके नुकसान हो रहा है। अगर आप मेरे से डील नहीं किए होते, किसी और से किए होते, आपको तो 14 रुपीज मिलता। लेकिन आप मेरे से डील करके आराम से बैठ गए और अब डिलीवरी के दिन हम लेने से मना कर दिया और बाजार में उसका दाम हो गया 10 रुपया। आपको तो अब 10 में बेचना पड़ेगा, तो आपको 2 रुपया पर चॉकलेट का नुकसान हो गया। तो आप मेरे पे क्लेम ठोकोगे 2 रुपया पर पीस का। तो ये तो हो गया नॉर्मल डैमेज एक दूसरे से। इसके अलावा 4 टाइप के डैमेज होते हैं। पहला डैमेज बुलाया था स्पेशल डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये लिख दिया जाता है कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो नॉर्मल डैमेज के अलावा एक्स्ट्रा कितना देगा। इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेज। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लिख दिया गया 20,000 रुपया, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो एक दूसरे को 20,000 एक्स्ट्रा देगा नॉर्मल डैमेज के अलावा। तो वो हो गया स्पेशल डैमेज। ठीक है, इसके अलावा दूसरा डैमेज का नाम होता है एग्जाम्पलरी डैमेज। आपके कारण मेरा मार्केट में रेपुटेशन खराब हुआ ना। हो सकता है वही लाख चॉकलेट अब किसी और को बेचने वाला था आपसे लेके, आप हमको डिलीवरी नहीं दिए टाइम पे, तो हम भी तो किसी और को डिलीवरी नहीं दे पाए ना टाइम पे, तो हमको भी नुकसान हुआ आपके कारण। इसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी डैमेज, डैमेज फॉर ह्यूमिलिएशन। आपके कारण मेरा मार्केट में इंसल्ट हुआ, मानहानि का दावा बोलते हैं ना कोर्ट में, ये वो है। तीसरा टाइप का डैमेज होता है नॉमिनल डैमेज। ये 1 रुपया का डैमेज या 10 पैसे का डैमेज होता है। सर 1 रुपया और 10 पैसा कौन मांगता है, हम बताते हैं। हमको कोई नुकसान नहीं हुआ आपके कारण, लेकिन हम आपको इस बात का पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़े। हम आपका मार्केट में नाम खराब करना चाहते हैं इस चीज के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये एहसास रहे कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ो नहीं। इसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेज, 10 पैसे का डैमेज, 1 रुपया का डैमेज।
इसमें मनी वैल्यू का कोई मैटर नहीं है, मनी वैल्यू फालतू है, जस्ट फॉर रेपुटेशन के लिए इस चीज को हम लोग कर रहे हैं। और आखिरी डैमेज होता है डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉज बाय डिले। अगर ये वही जो ये नॉर्मल डैमेज जो हम बोला आपको, ये है नॉर्मल डैमेज। डिटोरिएशन डिले के कारण हमको जो नुकसान हुआ उसके लिए आप हमसे नुकसान का भरपाई कर रहे हैं। तो 4 टाइप का डैमेज होता है। नॉर्मल डैमेज को छोड़ के 3 टाइप का डैमेज होता है, स्पेशल डैमेज, एग्जाम्पलरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज। ठीक है, अब 2 फटाफट वाले क्वेश्चन है, 5 मिनट का और चैप्टर है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कब होता है कॉन्ट्रैक्ट का? एक कॉन्ट्रैक्ट को कब कहा जाता है ये इम्पॉसिबल है? नेचुरल कैलामिटी आ गया, इम्पॉसिबल है। एक्सीडेंट हो गया, इम्पॉसिबल है। प्रॉमिस करने वाला या जिसको प्रॉमिस मिला था दोनों में से एक जन टपक गया, डेथ हो गया, इम्पॉसिबल है। लॉ अचानक बैन लगा दिया, इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि कॉन्ट्रैक्ट को कब इम्पॉसिबल कहा जाता है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के हैं सारे। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है? इफेक्ट ऑफ नोवेशन, अगर हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना जरूरी है क्या? नहीं। तो यही तो बोले इफेक्ट ऑफ नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया इसलिए पुराना परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। इफेक्ट ऑफ रिसाइसन, रिसाइसन मतलब होता है दोनों में से एक पार्टी है, दोनों पार्टी बोल दिया अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का जरूरत नहीं है। आप हमको बोल दिए, हम आपको बोल दिए कि छोड़ो अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है क्या? नहीं। तो नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो पुराना इनवैलिड हो गया। रिसाइसन मतलब बोथ पार्टी एग्री नॉट टू गो इन दी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऑल्ट्रेशन किए, पहले आपका मेरा डील हुआ था, मान लो कि आप हमको 100 रुपया पर पीस करके दोगे, अब आपके मेरे बीच में डील हुआ है, अब हम लोग ऑल्ट्रेशन किए कि नहीं भाई मार्केट में दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 100 नहीं 110 करके दो, आप भी रेडी हो गए, चलो 110 करके ले लो। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे काटा पीटी करके ऑल्ट्रेशन अलाउड है क्या? इसके लिए नया बनेगा, तो ऑल्ट्रेशन भी हो जाए तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज इन एग्रीमेंट, रिसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना दोनों पार्टीज की तरफ से, और नोवेशन का मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, कब कब मानेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया? अगर उसका परफॉर्मेंस हो चुका मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर गए चलो कैंसिल करते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। इम्पॉसिबल हो गया अब उसको पूरा करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। लैप्स ऑफ टाइम, हम आपको बोले थे 2 दिन में जवाब देना तो माल ले जाना, लैप्स ऑफ टाइम हो चुका, टाइम पूरा हो गया, 2 दिन निकल गया, कोई जवाब नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट ओवर माना जाएगा। स्टॉपेज बाय लॉ और गवर्नमेंट, लॉ या गवर्नमेंट बोल दिया अब इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं रोक दो, नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। ब्रीच बाय ए पार्टी, आप या हम दोनों में से कोई एक जन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए, कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक पॉइंट तोड़ दिए, कॉन्ट्रैक्ट वहीं कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर माना जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कंटिंजेंट वर्ड का मतलब पता ही है, नहीं पता है तो बोलो हम 2 मिनट में बता देंगे। एनी आइडिया कंटिंजेंट वर्ड का मतलब? नहीं, चलो हम बता देते हैं। एनीथिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अदर थिंग, किसी एक बात का होना या नहीं होना किसी दूसरे बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। इसका 2 एग्जांपल है। वैगरिंग एग्रीमेंट भी वैसा ही एग्रीमेंट है लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट वॉइड है, वैगरिंग में भी कंटीजेंट है। कैसे? हम आपको पैसा देंगे या नहीं देंगे ये डिपेंड करता है इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा पे। तो आपको पैसा देना या नहीं देना डिपेंड करता है इंडिया के जीतने या हारने पे, मतलब एक डील डिपेंड कर रहा है दूसरे इवेंट के ऊपर। इस टाइप का बात को बोलते हैं कंटिंजेंट। लेकिन ये वैगरिंग हम एग्जांपल दिया वो वैगरिंग था क्योंकि इसमें एक ही पार्टी को मिलेगा दूसरे को कुछ नहीं। इसमें वैगरिंग उसी को बोलते हैं बेटा जिसमें एक पार्टी को मिलेगा दूसरे को कुछ नहीं। इंडिया जीता तो आपको पैसा मिलेगा मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, और इंडिया हारा तो मेरे को पैसा मिलेगा आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। वो वैगरिंग होता है इसलिए वो वैलिड नहीं होता। लेकिन एक और एग्जांपल देते हैं, अगर मेरी फैक्ट्री में अगला 1 महीना में 200 बॉटल ऑयल बन गया तो वो 200 बॉटल ऑयल आपको हम बेचेंगे। यानी आपको ऑयल बेचना या नहीं बेचना डिपेंड करता है मेरे फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर। क्योंकि आप बोल रहे हो आपको 200 बॉटल से कम नहीं चाहिए, उससे कम में आपका काम नहीं होगा। तो यानी यहां पर लेकिन दोनों पार्टी को कुछ मिलेगा ना, आपको बॉटल ऑफ ऑयल मिलेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा।
ये होता है कंटिंजेंट। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर इस बार फसल अच्छा हुआ, अगर इस बार बारिश अच्छा हुआ, फसल अच्छा हुआ, तो जितना टन गेहूं मेरे फैक्ट्री में, मेरे खेत में होगा, उतना आपको हम पूरा बेचेंगे। तो आपको गेहूं बेचना या नहीं बेचना डिपेंड करता है इस बार बारिश के ऊपर। तो ये होता है कंटिंजेंट। एक बात का होना या नहीं होना दूसरे बात के ऊपर डिपेंड करता है। एक और बढ़िया एग्जांपल देके छोड़ते हैं कंटिंजेंट का। आप मेरे पे कोर्ट केस किए, आप मेरे से कुछ कंपनसेशन पाते हो, हम आपको कंपनसेशन देंगे या नहीं देंगे किस बात पे निर्भर करता है? वेरी गुड, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर पॉसिबल है तो फिर वैलिड है, अगर इम्पॉसिबल वाला है तो इनवैलिड है, और वैगरिंग हमेशा इनवैलिड है। ठीक है, ये था आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर।